हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जो हमने महाट्रांसको के लिए सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की थी उसी का पार्ट नंबर 28। तो इससे पहले मैंने आपको लगभग 27 सेशन दिए हैं रिगार्डिंग टू और महाट्रांसको सिलेक्शन सीरीज। तो जिन्होंने अभी तक ये 27 सेशन नहीं देखे रहेंगे तो आप एक बार इन 27 सेशन को भी देख लेगा, सो दैट आपके सिलेक्शन के लिए इसकी हेल्प हो, राइट। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो जो भी मैं नई सेशन अपलोड करता हूँ। ओके। और जिनको चाहिए भाई इन सेशन के पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको मिल जाते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो ये यहाँ पर मिल जाएंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं आपको कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। तो सो दैट आप वहाँ पर इजीली ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ज्वाइन है तो आप उनमें से एक हो सकते हो, राइट। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन हम इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एडुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, राइट। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दी महाट्रांस को। ओके। और आज मैंने टॉपिक उठाया आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर बस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, बट मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आपको समझा सकूं। ओके। एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, आप इन एचवीडीसी सेक्शन। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि आज के सेशन में चीज़ें है क्या। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा होगा, ये कल के ही सेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन में मिस्टेक है, मतलब सॉल्यूशन में मिस्टेक है सर। तो उसी को मैं आज के सेशन में रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो कल मैंने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट किया था, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं था, इसकी वजह से गलत आंसर निकाल दिया। बट कुछ बात नहीं, उसको मैं आज रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट किया था, उनके लिए मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को नोटिस किया कि मैंने गलत सवाल किया है, राइट। तो कोई बात नहीं, आज मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ और आज हम देख लेते हैं कि इसमें गलती भी क्या हुई थी और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर वेव फॉर्म भी रखे हुए, राइट। इस वेव फॉर्म को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है? अ चॉपर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 100 वोल्ट डीसी, मतलब सप्लाई वोल्टेज कितना आपने पास, तो आप बोलोगे सर डीसी वोल्टेज है और वो आपके पास सप्लाई वोल्टेज कितना है सर? 100 वोल्ट। इसको आप इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हो, राइट। तो इनपुट वोल्टेज है सपोज, एंड ड्यूटी रेशियो ऑफ द चेन स्विच इज 0.8। मतलब यहाँ पर ड्यूटी रेशियो मतलब डी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.8 दी गई है। आगे क्या बोला है? लोड इज सफिशिएंटली इंडक्टिव सो दैट द लोड करंट इज रिपल फ्री। लोड करंट ध्यान से देखना, लोड जो करंट है मतलब आई एल या फिर आप बोलोगे आई नॉट। सर हमारे पास ये करंट कैसा है सर? रिपल फ्री है। सबसे पहले तो रिपल रिपल फ्री है। अब रिपल फ्री का मतलब होता है सर कांस्टेंट। कैसा करंट होता है बेटा? कांस्टेंट करंट होता है, याद रखना। करंट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास ये जो इंडक्टर वाला भाई साहब है, ये इसकी वैल्यू हमने ज्यादा रखी है। आगे क्या बोला है? द एवरेज करंट थ्रू द डायोड डी, डायोड डी में से जाने वाला एवरेज करंट बेसिकली आपको पूछा है कि इसमें से जाने वाला एवरेज करंट कितना रहेगा, यही आपको पूछा है अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन। यस, अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके। तो इतना समझ लो कि आपके पास कोई दूसरा आउटपुट का एवरेज करंट नहीं, आपको डायोड का एवरेज करंट पूछा है, राइट। तो आईडी एवरेज पूछा है आपको, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, तो इसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, बट सबसे पहले हम यहाँ का आउटपुट वोल्टेज निकाल लेते हैं। देखो ये चॉपर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये जो चॉपर है आपको पहचान नहीं आना चाहिए कि सर जब इंडक्टर नो लोड के नजदीक होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। जब इंडक्टर आपके पास लोड के नजदीक होता है तो ये होता है स्टेप डाउन चॉपर, राइट, या फिर हम बोलेंगे बक चॉपर। और जब आपके पास इंडक्टर, याद रखना, सपोज इस साइड में रहेगा, मतलब सोर्स के नजदीक, तो वो होता है स्टेप अप चॉपर। वो कौन सा होता है? स्टेप अप चॉपर, राइट।
तो ऐसा आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये कंसेप्चुअल भी होता है बट कंसेप्ट अभी मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। बस आप याद रखना कि व्हेन द इंडक्टर इज कनेक्टेड नियर टू द लोड दैट इज अ बक चॉपर, एंड व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड नियर टू द सोर्स दैट इज अ स्टेप अप चॉपर, या फिर आप बोलोगे बूस्ट चॉपर, राइट। तो इतनी बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि सर इसमें अगर हमें पता है ना कि दिस इज माई बक चॉपर, ध्यान से देखना, तो बक चॉपर में बच्चा आपके पास क्या फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज का, तो आप बोलते हैं सर ड्यूटी साइकिल इनटू सप्लाई वोल्टेज। तो ड्यूटी साइकिल कितनी है 0.8, और सप्लाई वोल्टेज कितना है, तो सप्लाई वोल्टेज देखो आपके पास 100 आपके पास वोल्ट है, राइट। 100 वोल्ट है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे सर 80 वोल्ट आपके पास आउटपुट वोल्टेज मिला है, राइट। तो ये एवरेज वोल्टेज होता है, राइट, ये एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला है, राइट। अब ये जो एवरेज वोल्टेज अगर आपको आपको मिलेगा, तो ये जो लोड करंट जाएगा, लेट सपोज दिस इज माय लोड करंट IL, तो इसको मैं IL लेता हूँ, आई नॉट नहीं, IL। तो IL मतलब लोड का जो एवरेज करंट रहेगा, अच्छे से लिख लेता हूँ, लोड का जो एवरेज करंट रहेगा वो आप कैसे निकालोगे, सर जो भी हमारे पास आउटपुट का एवरेज वोल्टेज है सर, डिवाइडेड बाय, अगर मैं सर उसका इंपीडेंस कर दूं, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर बोलोगे सर आप 80 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10, तो आप कितना बोलोगे सर 8 एम्पियर, राइट। और कल हमने यहाँ तक ही सॉल्व किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8 एम्पियर इसका आंसर नहीं है, तो मैंने 8 ही एम्पियर लगाया था। अब ये 8 एम्पियर क्यों नहीं है, तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखे कुछ वेवफॉर्म, और थोड़े प्यार से देखना इन वेवफॉर्म को। देखो ये अगर मेरे पास सप्लाई DC वोल्टेज, दिस इज अ वी नॉट नहीं है, VDC, या तो आप बोलोगे इसको सप्लाई वोल्टेज VS। तो अगर ये V0 है, या फिर मैं बोलूँगा ये सॉरी VS है, VS और VDC है, तो आप सभी को पता है ना कि ये जो कैनोनिकल स्विच है, कुछ समय के लिए हमारे पास कैनोनिकल, या फिर हम बोलते हैं कैनोनिकल नहीं, ये जो स्विच है चॉपर स्विच, वो कुछ समय के लिए ऑन रहेगा, कुछ समय के लिए ऑफ रहेगा, कुछ समय के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ रहेगा, यही सीक्वेंस होता है ना चॉपर में, राइट। तो आप क्या बोलोगे सर, जब तक हमारे पास, ध्यान से सुनना, जब तक हमारे पास स्विच ऑन है, तो सर जो DC वोल्टेज है, ये सर जो DC वोल्टेज है सर, वो सर हमारे पास आउटपुट में देखने को मिलेगा, मतलब इतना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। जब तक हमारे पास स्विच ऑन रहेगा तब तक हमें क्या मिलेगा, सर हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। तो इसको मैं अलग वेवफॉर्म से दिखाता हूँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, राइट। और जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपको आउटपुट में वोल्टेज 0 देखने को मिलेगा। देन फिर से आपके पास क्या बोलोगे सर, जब तक स्विच ऑफ रहेगा तब तक हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। देन आप फिर से क्या बोलोगे सर, फिर से हमारे पास जैसे स्विच ऑन हो जाएगा आउटपुट में हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा, फिर से आपके पास देखना ऑफ है, तो आप क्या बोलोगे, आउटपुट में वोल्टेज 0 देखने को मिलेगा। और ये सीक्वेंस अगर मैं आगे बढ़ा दूं, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, राइट। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज मिला, राइट। और ऑन और ऑफ के बीच में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ड्यूटी होता है, राइट, यहाँ पर ड्यूटी साइकिल। और टोटल को अगर मैं बात करूँ तो दिस इज माई T, सपोज यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ, या फिर आप इसको DT ले सकते हो, और ये आप बोल सकते हो टोटल टाइम T, राइट, टोटल टाइम T आप बोल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो अगर आप यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हो, दिस इज माई DT और दिस इज माई T, ओके, ये टाइम पीरियड है, सपोज दिस इज अवर टाइम पीरियड। तो अगर यह हमारे पास एवरेज वोल्टेज है, तो आगे क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बोला गया है कि सर हमारे पास लोड का एवरेज करंट क्या होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, लोड इज सफिशिएंटली इंडक्टिव सो दैट लोड करंट कैसा रहेगा, रिपल फ्री। रिपल फ्री मतलब कांस्टेंट, राइट। तो आपका लोड करंट बेटा ऐसा रहेगा, ध्यान से देखना, अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज्यादा प्यार से समझना। तो लोड करंट आपका कांस्टेंट रहेगा, राइट। लोड करंट आपके पास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात की यहाँ पर, राइट, कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात की। दिस इज माय लोड करंट, और इसका अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना रहेगा, तो IL एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर VL एवरेज डिवाइडेड बाय VL एवरेज डिवाइडेड बाय, आप क्या बोलोगे सर रेजिस्टेंस, जो कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8 एम्पियर, राइट। तो ये 8 एम्पियर का आपके पास बना है, राइट। तो दिस 8 एम्पियर की हाइट। अब ध्यान से देखना, जो हमारे पास डायोड वाले भाई साहब है, ये डायोड वाले भाई साहब कब कंडक्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डायोड वाले भाई साहब कब कंडक्ट करेंगे, तो देखना, ये अगर हमारे पास ऑफ होगा, तभी जाकर जो इंडक्टर, इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव, तो आपके पास डायोड में करंट इस तरीके से सर्कुलेट होगा ना, मतलब एवरेज करंट ऑफ द डायोड इस तरीके से सर्कुलेट होगा। जब हमारे पास स्विच ऑन होगा, ध्यान से सुनना,
जब स्विच ऑन रहेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव, मतलब इस समय हम क्या बोलेंगे, जब स्विच ऑन रहेगा तब डायोड हमारे पास रिवर्स बायस में रहेगा, राइट। डायोड क्या हो जाएगा सर, रिवर्स बायस। अब डायोड रिवर्स बायस मतलब कंडक्शन कर पाएगा क्या, नहीं, मतलब जब स्विच ऑन है, ध्यान से सुनना, जब स्विच ऑन है तो डायोड में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, राइट। क्यों, क्योंकि बच्चा ध्यान से सुनो ना, अगर डायोड सर हमारे पास ऑन है, सॉरी हमारे पास जब सर स्विच ऑन है तो डायोड रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, तो उसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, राइट, नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, अगर मैं डायोड करंट की वेवफॉर्म निकालूंगा, देखना ऑन पीरियड में मैं डायोड का करंट दिखा सकता हूँ बेटा जीरो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन टाइम पीरियड में मैं डायोड का करंट दिखा सकता हूँ जीरो, बट जैसे ही सपोज हमारे पास ये स्विच हो गया ऑफ, स्विच हो गया ऑफ, तो होगा क्या, जो ऑन टाइम में इस इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की रहेंगी, पॉजिटिव माइनस, तो ये पोलैरिटी बदल देता है, राइट ना, वोल्टेज। तो इसके वजह से ये देखना, ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा बेटा और ऊपर निगेटिव है, तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अब डायोड फॉरवर्ड बायस मतलब ये ऑन हो जाएगा, और डायोड फॉरवर्ड बायस मतलब इसमें से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। और कितना करंट जाएगा, तो आप बोलोगे सर जितना लोड करंट है उतना ही तो जाएगा ना, कितना करंट जाएगा वहां पर, जितना लोड करंट है उतना ही तो करंट आपके डायोड में से फ्लो होगा कि नहीं होगा, यस। कब, कब, जब हमारे पास ये स्विच ऑफ रहेगा तब तब जाकर ये डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा, राइट। तो हम बोलेंगे डायोड में से सर वही करंट जाएगा जो एवरेज करंट था, मतलब हमारे पास जब फॉरवर्ड बायस आपके पास डायोड हो जाएगा तो ये इतने समय के लिए, जब स्विच ऑफ रहेगा तब तक ही कंडक्ट कर पाएगा, राइट, तब तक ही कंडक्ट कर पाएगा, राइट। राइट। तो आप क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर कि ये हो गया हमारे पास डायोड ऑफ, जब फिर से हमारे पास स्विच ऑन हो जाएगा तो डायोड का करंट जीरो, देन फिर से आप बोल सकते हो ये सिलसिला कुछ इस तरीके से चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, राइट, राइट। तो इसका मतलब हमारे डायोड वाले भाई साहब कब कंडक्ट कर रहे हैं, बेसिकली डायोड कब कंडक्ट कर रहा है सर, dt से लेके t तक, कब कंडक्ट कर रहा है भाई, dt से लेके t तक। अगर मैं यहाँ पर, तो ये dt मतलब कौन रहेगा, तो ये t ऑन रहेगा, राइट, और ये कौन रहेगा भाई, टी ऑफ रहेगा, राइट। अब टी ऑन टी ऑफ, यहाँ ये जो जो दो चीजें हमारे पास, दो चीजें हमारे पास, इसमें से देखो टाइम टी 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 मैं कॉमन लेके हटा सकता हूँ, राइट। तो टाइम सपोज मैं सिंप्लिसिटी के लिए लेता हूँ 1, मतलब टी इज इक्वल टू सपोज मैं लेता हूँ 1, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ डी टी, राइट। तो अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना रहेगा बच्चा, तो एवरेज वैल्यू निकालना रहेगा, या फिर सपोज मैं बोलो टी को मैं 1 भी नहीं बोलता, चलो टी को हम 1 भी नहीं बोलेंगे, आपको थोड़ा सा आसानी बना लेता हूँ। तो अगर मुझे इस वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो देखना सर, आप इसकी हाइट कितना बोलोगे सर, जो भी लोड करंट की हाइट है वही तो है ना, ये यही वाली तो हाइट मैच मेंटेन होगी ना इसके, राइट। तो सर आई एल इसकी हाइट रहेगी, आई एल एवरेज इसकी हाइट रहेगी, और लेंथ कितनी है सर, डी टी से टी तक। तो इसका मतलब अगर मुझे डायोड का एवरेज करंट निकालना है तो आप क्या बोलोगे सर, तो इसका एरिया, एवरेज यही होता है ना कि एरिया, एरिया कैसे निकालोगे सर, एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया कितना रहेगा सर, एरिया लेंथ कितनी है, तो लेंथ बताओ ना मुझे, लेंथ सर टी माइनस डी टी, राइट, टी माइनस डी टी, और हाइट कितने की है सर, आई एल एवरेज की है सर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड दैट इज टी, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में से अगर सपोज मैं टी को कॉमन लेता तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 माइनस डी इंटू आई एल ऑफ एवरेज डिवाइडेड बाय यहाँ पर टी बचेगा, राइट। तो आप क्या बोलोगे सर, टी टी गेट्स कैंसल, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 माइनस डी इंटू आई एल ऑफ एवरेज, राइट, आई एल ऑफ एवरेज। और यहाँ पर अगर मैं डी की वैल्यू पुट करता तो 1 माइनस 0.8 इंटू आपके पास आई एल ऑफ एवरेज 8 है, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो दिस इज माई 0.2 इंटू 8, इट मीन्स योर आंसर इज 1.6 एम्पियर। तो वेयर इज योर आंसर, तो आंसर इज इन ऑप्शन नंबर ए, राइट। और ये क्वेश्चन आपके यूथ पब्लिकेशन में गलत है बेटा, यस, मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया इसको, तो ये सही आंसर है, राइट। तो 1.6 इज द करेक्ट वन, और शायद से ये क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है, राइट। और कल मैंने मतलब थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन के ऊपर, मैंने अच्छे से देखा नहीं, बट मुझे किसी ने कमेंट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि क्या मैंने सच में गलत कर दिया, तो मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि अरे हाँ, डायोड तो आपके पास जब हमारे पास स्विच ऑफ होता है तब हमारे पास कंडक्ट करता है, तो कल मैंने ये आंसर टिक किया था बट दैट इज रॉन्ग। तो मैंने आज रेक्टिफाई करके बताया कि इसका आंसर रहेगा भी 0.16, राइट। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, राइट।
और जिसको भी डाउट आ रहा होगा बेटा, तो ये तो कंट्रोल आपके चॉपर का कंसेप्ट है, राइट। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिन्होंने भी कमेंट की थी उनके लिए तो मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई गलती होती है तो ऐसा समझ लो कि भाई आप में से मैं एक हूँ, कोई बहुत ज़्यादा तीसमार खान नहीं हूँ। तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, मैं हैप्पीली आपके मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई मैं आपको कभी भी ऐसा कुछ भी बोलता हूँ, राइट। हाँ ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग डिस्टॉर्शन रिगार्डिंग रीडिंग आर अवेलेबल फॉर द पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर के लिए कुछ डिस्टॉर्शन दिए गए हैं। तो जो पहला एक जो डिस्टॉर्शन है D2 वो 0.2 है। D3 एक दूसरा एक नेक्स्ट आपके पास डिस्टॉर्शन है 0.02 है। एंड सपोज ये V इंटू D1 ऐसा कोई करके एक डिस्टॉर्शन दिया गया है, वो 0.06 है। देन आपको बोला गया है कि भाई टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मतलब THD आपको पूछा गया है। THD मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो सभी बच्चों को पता होगा कि जो THD निकाला जाता है वो RMS वैल्यू जैसा ही निकाला जाता है, मतलब अंडर रूट ऑफ सभी जो डिस्टॉर्शन है उसका स्क्वायर कर देना। मतलब पहला है D2 का स्क्वायर, ऐसा कर दो कि पहला डिस्टॉर्शन कौन है D2, तो D2 का कर देना स्क्वायर। दूसरा डिस्टॉर्शन कौन है सर D3, तो आप क्या कर लोगे यहाँ पर D3 का स्क्वायर प्लस तीसरा डिस्टॉर्शन कौन है सर V इंटू D1, तो उसका स्क्वायर कर देना। तो जितने भी डिस्टॉर्शंस होते हैं ना, तो उनका अगर आप इंडिविजुअली स्क्वायर करके उनका एडिशन लेके अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये सेम कंसेप्ट आप आरएमएस के लिए भी लगा देते थे, राइट ना। आरएमएस में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अभी मैं कैलसी यूज कर लेता हूँ, और याद रखना उन्होंने परसेंटेज THD पूछा है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, 100 से, ओके। तो अभी मैं कैलसी यूज कर लेता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर हो जाएगा, और यह अंडर रूट लूंगा मैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 29.97। तो वेयर इट इज 29 सॉरी 20.97%, 96 भी आता है बट मैं इसको ले रहा हूँ। तो योर THD वैल्यू इज परसेंटेज THD कितना रहेगा, तो इतना रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जितने भी मैं ले रहा हूँ उसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ मैं आपके एक फाइनल एग्जाम में, तो 2 तो मैंने मिनिमम बता दिया, हो सकता है इससे भी ज्यादा भी क्वेश्चन आए, राइट। तो याद रखना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पास क्वेश्चन सीरीज भी अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे क्या बोला गया है, इन अ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द फेज इनपुट वोल्टेज। सबसे पहले कौन सा आपके पास रेक्टिफायर है, तो याद रखना 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है ना। अभी डायोड है क्या, नहीं, सॉरी थायरिस्टर वाला है क्या, नहीं। कंट्रोल पोल है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर डायोड रहेंगे। तो इसी तरीके का आपके पास 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, राइट, इसी तरीके का, ओके। एंड सपोज इसके लिए कोई लोड दिया गया है क्या, नहीं। तो ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई तो लोड, और यहाँ पर डेफिनेटली आप सभी को पता है कि कौन सा पॉइंट रहेगा, तो आप बोलोगे सर न्यूट्रल। ये सपोज RY, और ये आपके पास B है, ये D1 D2 D3 रहेगा। और आपको सभी को पता है कि सर हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है ना, तो इसके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा सर, इसके अक्रॉस में आपके पास आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, राइट। और अगर मुझे इसके आउटपुट का अक्रॉस का आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो उसका वैल्यू क्या होता है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो होता है बेटा 3 VML डिवाइडेड बाय 2 पाई, 3 VML डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट। और याद रखना बेटा, अगर ये सेम अगर सपोज रेक्टिफायर 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 से बनता तो यहाँ पर बस आपके पास cos ऑफ 5 मल्टीप्लाई होता है, दैट्स इट, यस। बट अगर आपके पास डायोड से बना रहेगा तो यहाँ पर cos ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई नहीं होता, 5 नहीं अल्फा, राइट। तो ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर जो VML है वो क्या है। तो ये है बेटा आपके पास मैक्सिमम लाइन वोल्टेज, क्या होता है लाइन वोल्टेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि VML है क्या, तो मैक्सिमम लाइन वोल्टेज, राइट। और ये एक टर्म होती है आपके पास V
एम पी, वी एम पी मतलब ये क्या रहेगा, मैक्सिमम फेज वोल्टेज। क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम फेज वोल्टेज। अब मुझे बताओ, आप सभी को पता होगा कि सर जो लाइन एंड फेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, आप क्या बोलते हैं सर, लाइन वाली क्वांटिटी हमेशा √3 टाइम्स ऑफ दी फेज वाली क्वांटिटी होती है, राइट, फेज वाली क्वांटिटीज होती है। तो इस कायदे से मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि सर जो वी एम एल है वो भी हम ऐसा लिख सकते हैं सर, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज भी सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि √3 इंटू वी एम फेज लिख सकते हैं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमने ये रिलेशन कब लिखा, जब हमारे पास क्वांटिटी मैक्सिमम में थी, राइट। और ये जो रिलेशन कब हमारे पास होता है, जब हमारे पास क्वांटिटी, अब हम कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, आर एम एस वैल्यूज होती है, तब हम ये बोल सकते हैं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आर एम एस के लिए है। अब हमारे पास आगे क्या बोला है, ध्यान से देखना। तो ये तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा की चीज बताई, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। इफ द पर फेज इनपुट वोल्टेज इज पर फेज, पर फेज मतलब किसी भी एक फेज एंड न्यूट्रल के बीच में। तो अभी मैं बोलता हूँ कि सपोज आपको ये वोल्टेज दिया गया, पर फेज वोल्टेज दिया गया ना, वो कितना दिया गया बेटा, 200 वोल्ट। बट मुझे बताना, ये जो 200 वोल्ट आपके पास दिया गया है, ये आरएमएस वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने क्या बोला है, कभी भी अगर कुछ चीजें नहीं दी जाएंगी, ये तो फेज वोल्टेज आपके पास या फिर कोई भी वोल्टेज आपके पास आरएमएस वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये आरएमएस है। अब हमारे पास ध्यान से देखना, यहाँ पर हर जगह पर मैक्सिमम 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 की बात की गई है, या तो वीएमएल की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम में ही बात करेंगे। तो इसका मतलब मुझे सपोज फेज मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, फेज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या बोलोगे सर, √3 इंटू जो भी आपके पास फेज वोल्टेज सर उसको मल्टीप्लाई कर दो। √3 नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, √2 इंटू वी फेज कर दो सर, सो दैट आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, √2 इंटू वी फेज। तो वी फेज की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो बच्चा। तो वी फेज की वैल्यू देखो आपके पास 200 वोल्ट। तो वी एम पी, सॉरी, वी पी एम ये पी एम क्या लिखा मैंने, वी एम पी बोलना चाहिए ना, मैक्सिमम फेज वोल्टेज, वी एम पी बोलेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास मिला। अब अगर सपोज मुझे वी एम पी पता है, तो आप क्या बोलोगे, अभी अभी मैं बोलोगे सर वी एम एल निकालना, तो अब ये √3 तो रहेगा, बट वी एम पी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर √2 इंटू हमारे पास ये 200 रहेगा बच्चा। तो आप क्या बोलोगे इसको, तो आप बोलोगे सर √6, क्योंकि √2 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर √6 बन जाएगा, रूट वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट, मल्टीप्लाई विद 200। तो दिस इज माई वी एम एल। अब ध्यान से देखना, इस वे में अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, जिसका ये वाला फॉर्मूला है बेटा, तो आपको मिले जाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे, 3 इंटू √6 इंटू ये 200 डिवाइड बाय, आप क्या करोगे, 2 पाई। अब इसको भी जितना हो सकता है उतना काटो। तो आप क्या बोलोगे, देखो सर ये आपके पास 100 टाइम्स काटेगा, राइट। 100 मल्टीप्लाई बाय अगर आप सपोज करते हो, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये 300 बनेगा, √6 रहेगा बच्चा, √6 डिवाइड बाय आप करोगे पाई। तो इसको सॉल्व कर लेना, अभी तो मैं फिलहाल कैलसी यूज कर ले रहा हूँ। तो ये 300 मल्टीप्लाई विथ √6 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा भाई, पाई। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ रहा है 233.909, राइट। तो मैच हो रहा है क्या कहीं पर। तो देखो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो 233.90, नॉट 90, तो 0.1 को उन्होंने कर दिया है 1। तो देखो आपके पास ऑप्शन नंबर, ये चीज आपके पास बनी है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब इसमें सबसे जो डिफिकल्ट चीज होती है, यही बच्चे समझ नहीं पाते सर, कब हम √6 ले, कभी कभी कभार बार सर हमारे पास जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोगे ना बेटा, तो इसमें 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, राइट। तो वी नॉट का पहला फॉर्मूला 3 VML डिवाइडेड बाय 2 पाई। दूसरा फॉर्मूला अगर सपोज आप इसमें फेज के टर्म में लिखना चाहते हो, तो √3 इंटू √2 इंटू वी फेज, सॉरी √2 नहीं, तो ये √6 आ जाएगा ना। तो आप इसको ऐसा भी लिखा जाता है किसी किसी एग्जाम क्वेश्चन में। तो 2 इंटू √6 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू, यहाँ पर आ जाएगा VML, नॉट VML, √6 इंटू ये आपके पास VP आपके पास बन जाएगा, राइट, नॉट VP। तो ये आपके पास बन जाएगा कौन सी वाली टर्म, तो ये बन जाएगा सर VP, पर फेज वोल्टेज भी बन जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, तो जिसमें आप क्या करना, VML बनाने की कोशिश करना। कैसे बनेगा VML,
तो VML क्या है सर, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज है, तो मैक्सिमम फेज वोल्टेज का रूट टू टाइम्स बनेगा। और फेज वोल्टेज से अगर आपको मैक्सिमम फेज वोल्टेज चाहिए तो आप फेज वोल्टेज को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे। दैट्स इट, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। कुछ नहीं बेटा, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग को समझते हो ना तो ये सब चीजें करना कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोला है, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी इज x टाइम्स ऑफ द इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन अ थ्री फेज फुल वेव, थ्री फेज, सबसे पहले थ्री फेज फुल वेव AC टू DC कन्वर्टर, राइट। द वैल्यू ऑफ x इज तो कल या तो परसों के इसमें मैंने दिया था आपको ये क्वेश्चन। तो मैंने बोला था कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है बेटा सॉरी, रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है, या फिर आप इसी को ही बोलते हो आउटपुट, इसी को ही क्या बोलते हो आप, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है किसकी, रेक्टिफायर की, किसकी बेटा, रेक्टिफायर की। तो वो होती है सर नंबर ऑफ पल्स मल्टीप्लाई विथ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ध्यान से सुनना, मुझे बताओ कि जो हमारे पास थ्री फेज रेक्टिफायर रहेगा तो इसमें कितने पल्सेस होते हैं, मतलब एम की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 6। थ्री फेज सपोज मैं बात कर रहा हूँ हाफ वेव, थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पल्सेस कितने होते हैं बेटा दो नहीं होते, थ्री होते हैं। सिंगल फेज सपोज मैं बात कर रहा हूँ फुल वेव रेक्टिफायर की, तो नंबर ऑफ पल्सेस की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे सर दो रहेगी। सिंगल फेज सपोज मैं अगर बात करूं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ पल्सेस की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, इन चार केस के लिए मैं चार क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना वो रहेगी, सबसे पहले याद रखना आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम इंटू एफ एस। तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू एफ एस आप बोल सकते हो। यहाँ पर क्या बोलोगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू एफ एस बोल सकते हो, 3 इंटू एफ एस बोल सकते हो। यहाँ पर क्या बोलोगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 इंटू एफ एस। और यहाँ पर क्या बोलोगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 इंटू एफ एस, मतलब एफ एस, राइट। तो कभी कभी ये भी बोला जाता है कि कौन से रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी सेम होती, तो आप बोलना सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में। फिलहाल अभी आपको क्या बोला गया है, सिक्स थ्री थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मतलब एम की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे सर 6। तो 6 इंटू एफ एस ये बोला गया है, और ये उन्होंने बोला है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, सपोज ये रिपल फ्रीक्वेंसी, या तो मैं बोलूंगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने क्या बोला था इस सेंटेंस में, उन्होंने ये बोला था ना कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो एक्स टाइम्स ऑफ दिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला कि भाई बताओ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। तो कुछ नहीं, आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला, और इसमें अगर कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई हो। अरे ये देखो ना बेटा, ये एफ एस का कोएफिशिएंट एक्स है और एफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है, राइट। कुछ नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। और मैंने देखो आपके पास एक दो तीन चार चार क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर ली। यस, एक ही क्वेश्चन बट चार क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो ये ऐसे ही आपको भी पढ़ाई करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर बात की है आपके पास डुअल कन्वर्टर की, डुअल कन्वर्टर द वैल्यू ऑफ द फायरिंग एंगल्स of the two converter that is alpha 1 plus alpha 2 have the value, alpha 1 plus alpha 2 की वैल्यू क्या होती है किसमें हमारे पास डुअल कन्वर्टर में। तो ध्यान से देखना डुअल कन्वर्टर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि डुअल कन्वर्टर कुछ ऐसा है। थोड़ा सा मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ डुअल कन्वर्टर, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे हम। और इसमें मुझे एक चीज लेने दो ऑन दिस थिंग, ओके। अब देखना ड्यूअल कन्वर्टर है क्या। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ड्यूअल कन्वर्टर का आउटपुट है, ये लोड रहता है, याद रखना दिस इज माय सपोज लोड। चलो अच्छे से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इसका आंसर भी देंगे, बहुत जल्दी देंगे क्योंकि वो रट लेता है। बट रटने के बाद आपको नहीं समझ में आता। सपोज ये जो होल थिंग है दिस इज नथिंग बट माय लोड, कौन है हमारे पास, ये लोड है, राइट सॉरी। और यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ये एक सपोज कन्वर्टर है बेसिकली, ये कन्वर्टर है। तो इसकी मैं वैल्यू लेता हूँ वी नॉट, ई नॉट 1 में लेता हूँ सपोज, राइट। यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा कन्वर्टर है,
इसकी मैं वैल्यू लेता हूँ ई नॉट सपोज टू, और यहाँ पर हमारे पास सपोज एक रेक्टिफायर थायरिस्टर रहेगा। एक सिंपल सी डायग्राम में निकाल रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करूँगा, राइट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे। तो ये लोड है, राइट, तो इसका करंट कैसे जाएगा भाई, कुछ इस तरीके से जाएगा डेफिनेटली, और इसका करंट कैसे जाएगा, कुछ आप क्या बोलोगे, इस तरीके से जाएगा। यस, करेक्ट, इस तरीके से जाएगा। तो करंट करंट को तो हम नहीं लेते, चलो करंट को हम नहीं चलो छोड़ दो। तो अब क्या बोलोगे सर, इसका फायरिंग एंगल सपोज अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, राइट। अब सभी को पता है ना कि जब फायरिंग एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 हो जाता है, जो भी फायरिंग एंगल फाइव वन की वैल्यू नहीं मैं बात कर रहा, सपोज मैं बात कर रहा हूँ फायरिंग एंगल जब हमारे पास ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो हमारा रेक्टिफायर कैसे काम करने लगता है, तो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर जैसा काम करने लगता है ना। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, इन्वर्टर जैसा मोड मिल जाता है। बट हमारे पास जब अल्फा हमारे पास अल्फा हमारे पास लेस देन 90 डिग्री रहता है, तो यह हमारे पास क्या होता है, रेक्टिफायर जैसा काम करने लगता है। कैसे काम करने लगता है, रेक्टिफायर जैसा। यस। अब हम चाहते हैं कि बच्चा इसमें ड्यूअल कन्वर्टर में हम चाहते हैं कि लोड में हमारे पास एक स्मूथ करंट जाए। क्या जाए, स्मूथ करंट जाए। तो स्मूथ करंट कब जा सकता है तो आप कब बोलोगे सर, जब हमारे पास ई नॉट वन इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई नॉट टू रहेगा, राइट। ई नॉट वन इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई नॉट टू रहेगा। इसका मतलब सर, अगर ये कन्वर्टर है, ये रेक्टिफायर है, तो सपोज पहले कन्वर्टर का आपके पास आउटपुट क्या रहेगा, सिंगल फेज की टू, हम बोलेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, तो हम बोलेंगे सर 2 Vm/पाई इंटू सपोज इसके करस्पॉन्डिंग हम बोलेंगे कर अल्फा 1। ये सेम वोल्टेज बना रहना चाहिए ना हमारे पास, किससे सर, 2 Vm, मैक्सिमम वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, पाई इंटू हम क्या बोलेंगे सर, कॉस ऑफ अल्फा। तो देखो बेटा, ये दो चीज हमारे पास कट जाएगी, तो इसका मतलब कॉस ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ सपोज हमारे पास अल्फा 2 रहेगा, ये अल्फा 2 ये बन जाएगा। तो मुझे बताना सॉरी, कॉस ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा 2 बोल सकते हैं, राइट, कॉस ऑफ अल्फा 2 बोल सकते हैं, करेक्ट। ये दोनों चीजें हमारे पास बन जाएगी। तो इसी चीज को क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता, इसी चीज को क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सर अगर मुझे कॉस कॉस हटाना है, तो कॉस ऑफ अल्फा 1 हम क्या ऐसा नहीं बोलेंगे कि कॉस ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू, सपोज मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, कि कैसे बोल सकते हैं, सपोज माइनस ऑफ, नहीं ये सेम चीजें होनी चाहिए ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसी चीज को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ अल्फा 2, राइट। कॉस ऑफ 180 ऑफ माइनस ऑफ अल्फा 2 हम बोल सकते हैं। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सही तो है, राइट। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो कॉस ऑफ 1 ऑफ माइनस अल्फा 2। यस। तो देखो कॉस कॉस कट जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, अल्फा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा 2। तो यहाँ से अगर आप बेटा देख लेते हो, राइट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, आई एम सॉरी, ये माइनस होना चाहिए। तो माइनस होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, सॉरी ये माइनस नहीं, ये माइनस होगा, तो ये माइनस की वजह से हम यहाँ पर ये चीजें करेंगे, तो ये माइनस समझ लो, सो दैट इससे रिपल चीजें आपके पास कट जाएगी, तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, तो ये माइनस होना चाहिए। ओके। हाँ, तो ये अब हम लिख सकते हैं 180 माइनस सॉरी 180 माइनस अल्फा 2। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि सर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और ये कहाँ पर दिख रहा है, तो आप देख सकते हो बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। डुअल कन्वर्टर आएगा तो इतना याद रखना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसका इतना प्रूव करते मत बैठना आप, ओके। तो आपको बस देखना है कि इसका सही रिलेशन है क्या, राइट। सॉरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, बट उम्मीद करता हूँ आप समझ सकते हो, राइट। आगे क्या बोला है, आउटपुट डीसी वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर है, और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को ना डायग्राम से समझाना पड़ता है। ये सपोज हमारे पास रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर है, और इसके लिए इनपुट में क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर एसी, और आउटपुट में क्या रहेगा बच्चा, तो डीसी, राइट। देन आपको मैंने कल ही बात बोली थी कि, तो उन्होंने बोला है कि सर जो डीसी वैल्यू है वो हमारे पास 25 वोल्ट है, और इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है आपके पास, 2.5 वोल्ट उन्होंने दिया गया है। देन उन्हें पूछा है कि बताओ भाई आपके पास रिपल फैक्टर क्या रहेगा, तो ये कल ही मैंने बताया था कि रिपल फैक्टर क्या होता है सर, एसी डिवाइडेड बाय डीसी, राइट। तो एसी वैल्यू कितनी है 2.5, डीसी वैल्यू कितनी है आपके पास 25, राइट, मल्टीप्लाई विथ, अगर आपको रिपल फैक्टर परसेंटेज में चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो 25 से कितनी बार काटेगा देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो
तो ये 0.1 होगा, मल्टीप्लाई बाय अगर 100 देखोगे तो आप बोलोगे सर 10% आपके पास रिपल फैक्टर रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन, राइट। इतना आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया? द आरएमएस वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट इज 2 एम्पियर, राइट। एक स्क्वायर वेव है सिमेट्रिकल, जिसका आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो ये तो नेटवर्क से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है ये क्वेश्चन, राइट। तो ऐसा आप उन्होंने बोला है, सपोज कि एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, लाइक दिस, एक स्क्वायर वेव है सपोज। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या रहेगी आपके पास, एक स्क्वायर वेव है। मुझे अच्छे से निकालने दो क्योंकि ये मैं फ्री हैंडेड निकाल रहा हूँ ना, राइट। तो इसका उन्होंने बोला है कि स्क्वायर वेव ऑफ करंट, इसकी वैल्यू दी गई उन्हें 2 एम्पियर, राइट। अब ये सपोज t/2 तक ऐसा है और ये t तक ऐसा है, राइट। तो आधे आधे टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज ये t एक्सिस है ना हमारे पास, राइट। ये सिलसिला जारी रहेगा ऐसे, ये सिलसिला पूरा जारी रहेगा। तो दिस इज माई t एक्सिस सॉरी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, t/2, और इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टोटल t। अब अगर मुझे इस वेवफॉर्म का स्क्वायर वेवफॉर्म चाहिए, सॉरी आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो आरएमएस का मतलब क्या होता है बताओ? आरएमएस, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। मतलब सबसे पहले तो भाई स्क्वायर करना होता है। आरएमएस में हम क्या करते हैं, इस साइड से चलते हैं ना, स्क्वायर करेंगे, देन मीन लेंगे, देन हम उसका रूट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेवफॉर्म का कर लेंगे स्क्वायर। अब जब हम इस वेवफॉर्म का स्क्वायर कर लेंगे तो मुझे बताओ क्या होगा। तो ये इसी वेवफॉर्म को मैं थोड़ा सा रफली ड्रॉ करता हूँ। तो देखना 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा सर 4। तो पॉजिटिव में 4, राइट। अब देखना इधर निगेटिव में कितना होगा, 2 रहेगा। तो ये निगेटिव में 2 एम्पेयर रहेगा ना, तो निगेटिव में भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो निगेटिव का स्क्वायर फिर से क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो देखना ये पॉजिटिव का आपके पास 4, तो यहाँ तक क्या रहेगा सर, t/2, और यहाँ तक क्या रहेगा बेटा आपके पास, टोटल t। अब ये सिलसिला आगे भी चलता ही जाएगा, तो इसको हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हम एक साइकिल के लिए निकाल लेते, राइट। तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, सबसे पहले स्क्वायर हुआ, राइट। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, मीन निकालेंगे। तो मीन का मतलब एवरेज होता है, राइट। मीन का मतलब एवरेज होता है। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना रहेगा, इस करंट का सपोज मुझे एवरेज करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे सर, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, इस कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो एरिया कैसे निकालोगे सर, 4 मल्टीप्लाई विथ लेंथ कितने का है सर, टी, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड कितना है सर, टोटल टाइम पीरियड भी टी है। तो इसका एवरेज वैल्यू कितना मिलेगा सर, तो आप बोलोगे सर 4 एम्पियर का, राइट। अब आपको क्या लेना है बेटा, स्क्वायर लेना है, राइट। अब आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है बेसिकली, स्क्वायर रूट लेना है किसका, जो मीन आता है उसका, राइट। किसका कर लेंगे हम, मीन का जो भी वैल्यू मिला है। तो मीन कितना मिला है, 4, तो अंडर रूट 4 मतलब 2 आपके पास एम्पेयर होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया भाई, इसका स्क्वायर वेव ऑफ द करंट 2 एम्पेयर होना चाहिए। कुछ गलत किया क्या मैंने? तो मीन ले लिया, तो 4 का स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू निकाली मैंने, रूट का स्क्वायर किया, हाँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल टाइम पीरियड, तो आपके पास 4। कुछ गलत किया है क्या? यस, इसका आंसर था आपके पास 2 डिवाइड बाय रूट 2 ही आना चाहिए था। तो 2 एम्पियर इसका सही आंसर तो होना ही चाहिए था, बट कुछ गलत हो रहा है क्या, द स्क्वायर वेव ऑफ द करंट रेक्टिफायर। अब ये करंट 2 एम्पियर दिया है या 1 एम्पियर दिया है, तो 2 एम्पियर दिया है या 1 एम्पियर दिया है, लेट मी यू चेक दिस क्वेश्चन बेसिकली। इसका मीन लेंगे तो 2 ही आएगा, राइट। तो स्क्वायर वेव करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई डोंट नो कि इस क्वेश्चन में ये जो 2 एम्पियर जो दिया है वो उन्होंने ये मैक्सिमम दिया है कि इन दोनों का मिलके उन्होंने बोला है 2 एम्पियर, राइट। इन दोनों का मिलके उन्होंने बोला है 2 एम्पियर। तो अभी अगर मैं फिलहाल में आपको बता दूं, तो जितना मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो 2 एम्पियर दिया गया है ये मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, राइट। आई मैक्स दिया गया है, बट मैं इसको चेक करूंगा बाद में कि मैक्सिमम है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है,
राइट। अगर ये 2 एम्पियर उन्होंने सपोज पीक टू पीक वैल्यू दी रहेंगे ना, तो ये 2 एम्पियर अगर पीक टू पीक वैल्यू दी रहेंगे बेटा, तो इसका 1 एम्पियर रहेगा और इधर का 1 एम्पियर रहेगा, राइट। तो 1 एम्पियर और निगेटिव में 1 एम्पियर, तो देख सकते हो आप। तो इसका आरएमएस वैल्यू, जैसे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका आरएमएस वैल्यू बना था, तो वैसे आप बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर का यहाँ पर 1 एम्पियर बनेगा। तो अगर मैक्सिमम ये पीक टू पीक रहेगा तो सपोज इसका आंसर होना चाहिए बी। अगर सपोज ये जो 2 एम्पियर है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसका आंसर होना चाहिए 2 एम्पियर, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में क्रॉस चेक करूंगा, तो थोड़ा इस चीज को समझ लो कि इस सेशन को अभी मैं ज्यादा बर्बाद ना करते हुए, जिसको मैं अभी तो मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करके चल रहा हूँ और इसका मैंने आंसर निकाला है 2 एम्पियर। बट अगर सपोज ये मैक्सिमम नहीं है, ये पीक टू पीक वैल्यू है, सपोज ये कौन सी वैल्यू ले ली उन्होंने, पीक टू पीक, पीक टू पीक सपोज ले ली इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर जो बनेगा आपके पास 1 एम्पियर ही बनेगा, राइट। ओके, तो चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था ही नहीं, बट उतना ही था कि ये मैक्सिमम दिया था कि पीक टू पीक दिया था, वो कुछ क्लियरिटी नहीं थी। क्या दिया गया है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। देखना हमारे पास दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दोनों की इफिशियंसी आपको पता होनी चाहिए। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है बेटा, तो उसकी जो इफिशियंसी होती है वो होती है 40.6 एम्पियर, सॉरी परसेंटाइल। और हाफ फुल वेव की क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ दी हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 40.6 करोगे तो ये आ जाएगा 81 पॉइंट समथिंग, 81.2% आई थिंक सो, यस करेक्ट है, 81.2% आप बोल सकते हो। तो अभी तो आपको क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इफिशियंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव की है 40.6 परसेंटाइल परसेंट एंड फुल वेव की आपके पास 81.2%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। चलो क्या बोला है, द ड्यूटी ऑफ द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, सॉरी व्हाट इज द रेशियो, सॉरी ड्यूटी क्या पूछ बोल रहा हूँ मैं, द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज वीआईपी इसको बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज वीआई, वी सॉरी पीआईवी उनको इसको बोला जाता है। वो उन्होंने पूछा है, इसका रेशियो पूछा गया है किसके लिए, वोल्टेज इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन अ सेंटर टैप, मतलब एक सेंटर टैप, सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए टू द फुल वेव रेक्टिफायर ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए बोला गया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है इसमें एक डिसएडवांटेजेस होता है, और जो बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस होता है वो यही होता है कि इसमें जो पीआईवी होता है, पीआईवी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ द वीएम होता है। एंड अगर मैं ब्रिज रेक्टिफायर अगर यूज करता हूँ, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है ना पीआईवी का, जिससे आपके पास ज्यादा रेटिंग का हमें डायोड यूज करना पड़ता है, ज्यादा पीआईवी रेटिंग का डायोड यूज करना पड़ता है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर से। तो ब्रिज रेक्टिफायर में पीआईवी की वैल्यू कितनी हो जाती है, ओनली वीएम हो जाती है। तो उन्होंने यही बोला है कि रेशो पूछा, बोला गया है बेसिकली, किसका रेशो, किसका रेशो, रेशो आपके पास पूछा गया है वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन सेंटर टैप, मतलब सेंटर टैप रेक्टिफायर का पीआईवी डिवाइड बाय ब्रिज रेक्टिफायर का पीआईवी। तो सेंटर टैप का कितना है 2 वीएम और ब्रिज का कितना है वीएम, तो आप क्या बोलोगे, वीएम वीएम कटेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, राइट, 2 इज अ करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आगे बोला गया है, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज डायोड रेक्टिफायर डिलीवर द कांस्टेंट करंट, राइट। कौन सा आपके पास रेक्टिफायर है, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये क्या कर रहा है, वो ये डायोड से बना हुआ है और ये बोल रहा है कि डिलीवर द कांस्टेंट करंट टू द लोड ऑफ द 10 एम्पियर, राइट। मतलब ये एक डीसी करंट आपके पास दे रहा है, किसको दे रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर, ध्यान से देखना ब्रिज रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर आपके पास डेफिनेटली constant current to the load, deliver the constant current to the load of the average and RMS वैल्यू। अब रेक्टिफायर ना, तो रेक्टिफायर क्या करेगा सर, पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाएगा एंड देन निगेटिव वाला पॉइंट निगेटिव होगा, राइट, राइट। इस तरीके से आपके पास एक डीसी सप्लाई मिलेगा, डीसी के लिए करंट मिल जाएगा, राइट, ओके। इसी तरीके से आपके पास मिलेगा ना आपके पास,
तो उन्होंने बोला कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी। और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 10 एम्पियर पॉजिटिव में है और 10 एम्पियर निगेटिव में है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके की वेवफॉर्म अगर आप देखोगे तो ये आपके पास अगर आप देखोगे सोर्स करंट की वेवफॉर्म, ये किसकी वेवफॉर्म है, सोर्स करंट की, सोर्स करंट की। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज उन्होंने अगर आउटपुट करंट जो बोला है वो डीसी बोला है, राइट ना, आई डीसी कांस्टेंट बोला है। तो अगर आई डीसी कांस्टेंट तभी हो सकता है जब हमारे पास इनपुट करंट स्क्वायर वेव फॉर्म में रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले सोर्स करंट का उन्होंने पूछा है एवरेज वैल्यू, सोर्स करंट का एवरेज वैल्यू उन्होंने पूछा है। तो आप सभी को पता है कि सोर्स करंट में देखो सर, ये पॉजिटिव एरिया एंड ये जो सर निगेटिव एरिया है ये सर इक्वल है। तो पॉजिटिव एरिया एंड निगेटिव एरिया अगर इक्वल रहेगा तो हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 एम्पियर, राइट। क्योंकि पॉजिटिव एंड निगेटिव एरिया कैंसल आउट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे सर, 0 एम्पियर, राइट। एंड अभी अभी मैंने बोला था कि किसी भी स्क्वायर वेवफॉर्म का, बोला था मतलब निकाला भी था हमने, तो किसी भी स्क्वायर वेवफॉर्म का बेटा आपको अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो याद रखना वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ये वाली 10 एम्पियर, पॉजिटिव में लेना। तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू लिखना सपोज किसी भी स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए, तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मतलब +10 एम्पियर ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर +10 एम्पियर इज अ करेक्ट वन, राइट। कितना आंसर हो जाएगा आपके पास, +10 एम्पियर इज अ करेक्ट वन। गेटिंग माई पॉइंट, ओके, यस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, एवरेज वैल्यू हो जाएगी सर, एवरेज वैल्यू हो जाएगी सर 0 रिस्पेक्टिवली बोला है उन्होंने यहाँ पर। आंसर आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पियर। तो अभी मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमने अभी देखा जिसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत थी, तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ये आंसर मैच हो रहा है, दैट इज 1 एम्पियर। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली ये 2 एम्पियर, ये पीक टू पीक दिया हुआ है, राइट, ये पीक टू पीक दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम की वैल्यू 1 एम्पियर रहेगी, 1 एम्पियर होगी, +1 और यहाँ पर -1। तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो कितनी है, +1 वोल्ट, राइट, सॉरी 1 एम्पियर नॉट 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। अगर मैं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो शॉर्टकट से मैं बता रहा हूँ, तो ये उसके बराबर रहेंगी जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास 1 एम्पियर। बट यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरली नहीं बोला है। तो ये जो 2 एम्पियर ये पीक टू पीक कंसिडर करके ही आपको लेना है, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन तो मैंने निकाला था पीक वैल्यू 2 एम्पियर कंसिडर करके, तो वो गलत हुआ, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, जो एक्सप्लेनेशन दिया कुछ रॉन्ग है, बट मैंने बस 2 एम्पियर के हिसाब से दिया था, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या दिया गया देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक पेपर डिफिकल्टी आता है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, मतलब पेपर डिफिकल्ट नहीं, पेपर बहुत आसान भी हो जाते हैं बेटा। अभी देखना ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक अच्छे एग्जाम में, क्या बोला है, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर या फिर मैं बोलूँगा रेक्टिफायर। तो उन्होंने इसके लिए बोला है आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या रहेगा। तो बच्चा बच्चा जानता है इसका वैल्यू क्या होता है, 2Vm डिवाइडेड बाई पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा, राइट, कॉस ऑफ अल्फा। तो वेयर इज योर आंसर, द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर डी, राइट। इतना प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन, कभी कभी फॉर्मूले से भी आपके पास फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड, और ये देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन शायद से गेट में भी पूछा गया है। क्या बोला है, व्हेन द फायरिंग एंगल अल्फा, फायरिंग एंगल यही है, अल्फा इज नथिंग बट योर फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल of the single phase full wave rectifier है, राइट, और कंट्रोल रेक्टिफायर है। देन फीडिंग द कांस्टेंट करंट इनटू द लोड, लोड इज अल्फा, मतलब लोड को कांस्टेंट करंट फीड कर, और जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपके पास, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 36 नहीं 30 डिग्री। और उन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर, राइट। तो कल ही मैंने बोला था कि एक पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में याद रखना वो होता है बच्चा डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन फैक्टर मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, राइट।
और सभी को पता होगा, कल ही मैंने बताया था कि जो डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √2 × √2 डिवाइड बाई पाई, ये वाली वैल्यू होती है 2 × √2 डिवाइड बाई पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कॉस ऑफ, यहाँ पर अल्फा होता है और इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 0.9 इंटू कॉस ऑफ अल्फा होता है। तो अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है ना बेटा, तो ये इज नथिंग बट ओनली दिस थिंग्स, ओके, ओनली दिस थिंग्स। तो इसका मतलब आपके पास सिंपली कॉस ऑफ अल्फा ही पूछा गया, यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है, डी अप में लिख रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो cos ऑफ 30 करेंगे तो cos 30 तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर √3/2 होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8.67 होता है, या फिर हम बोलेंगे सॉरी 67 है 66 होता है। तो वेयर इज योर आंसर, द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हो राइट, इतना प्यारा सा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और यही अगर सपोज आपको ऐसा पूछा जाता कि बताओ ओवरऑल पावर फैक्टर क्या होता, तो आप क्या करते, तो 0.9 इंटू 0.8666 करते तो आपका आंसर मिल जाता। तो आप इसको सॉल्व करो तो 0.866 मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो आपका पावर फैक्टर देखो बन जाता 0.7794, राइट। तो ये बन जाता है आपके पास ये पावर फैक्टर, बट अभी तो फिलहाल आपको यही पूछा था। बट अगर कभी ऐसा पावर फैक्टर पूछा जाए, कल भी हमने क्वेश्चन देखा था, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 0.9 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, कॉस ऑफ अल्फा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सिंगल फेस फुल कन्वर्टर, सबसे पहले तो सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर, या फिर मैं बोलूंगा रेक्टिफायर है, राइट। इफ द आउटपुट वोल्टेज हैज द पीक एंड एवरेज वैल्यू इतनी इतनी रिस्पेक्टिवली, तो आपको आउटपुट वोल्टेज दिया गया है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना है 305 वोल्ट दिया गया है। एंड आपके पास एवरेज वैल्यू जो दी गई है, आउटपुट वोल्टेज हैज अ पीक एंड द एवरेज वैल्यू, वैल्यूज ऑफ, क्या बोला गया था, आउटपुट वोल्टेज एक सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे अच्छे से पढ़ने दो नहीं तो कल से इसे गड़बड़ी हो जाएगा। इफ द आउटपुट वोल्टेज हैज अ पीक, आउटपुट वोल्टेज का जो पीक है मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो कितना है 305 सॉरी 325 वोल्ट, एंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना है 133 वोल्ट है। देन उन्होंने बोला कि बताओ भाई अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, राइट। तो आप सभी को पता है ना कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है हमारे पास, आउटपुट कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए क्या है हमारे पास एवरेज आउटपुट का फॉर्मूला 2Vm/पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा, यही फॉर्मूला है ना। तो आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, तो 133 इज इक्वल टू 2 इंटू वीएम, वीएम को कितना लिखेंगे हम 325 डिवाइड बाई पाई इंटू यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, राइट, क्योंकि ये मैक्सिमम दिया था, पीक दिया था, तो हमें यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, राइट। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं 133 क्या कर लेता हूँ, 133 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट करके पाई करेंगे, डिवाइड बाय अगर करूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 325 करेंगे, तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.642 मिला है ये चीज़। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर कॉस इनवर्स करेंगे 0.642, तो इसका अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ आंसर लेता हूँ तो आंसर कितना मिल रहा है मुझे देखो, तो 49.999 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊँ तो 50 आपके पास डिग्री का आंसर मिल जाएगा, राइट। तो व्हाट इज योर आंसर, तो सॉरी वेयर इज योर आंसर, द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट थे, देखो बेटा यहाँ पर पीक दिया गया तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा पीक ले लिया, नहीं तो मैं आरएमएस वोल्टेज ले सकता था, राइट, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है और 200 वोल्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर टी ऑन फॉर, मतलब टी ऑन टाइम आपके पास दिया गया है वो आपके पास 30 माइक्रो सेकेंड, एंड उन्होंने बोला है टर्न ऑफ फॉर, मतलब टी ऑफ टाइम 10 माइक्रो सेकेंड दिया गया है, द आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज उन्होंने पूछा है, और सप्लाई वोल्टेज उन्होंने दिया है भाई 200 वोल्ट, ऐसा बोला है। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, एंड बाय डिफॉल्ट आपके पास अगर कुछ भी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जब भी वर्ड यूज किया जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बक कन्वर्टर कंसिडर करके चलना है, बक कन्वर्टर, ओके, कन्वर्टर कंसिडर करके चलना है। तो बक कन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है सर, डी इंटू वी एस, ड्यूटी साइकिल इंटू सप्लाई वोल्टेज होता है, राइट। बट ड्यूटी साइकिल क्या होता है, तो ड्यूटी साइकिल मैंने कल ही बताया था कि ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस हमारे पास होता है टी ऑफ टाइम, राइट। तो अब हमारे पास टी ऑन टी ऑफ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी ऑन कितना है 10,
माइक्रो सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर सब चीज माइक्रो में, तो माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। तो 10 प्लस हम करेंगे 30, दैट मीन्स हम करेंगे सर 10 डिवाइडेड बाय 40, राइट। टी ऑन टाइम ही दिया था ना, 10 डिवाइडेड बाय 40, तो हम इसको देखेंगे तो 1/4 मतलब 0.25 हम बोल सकते हैं। तो दिस इज माई ड्यूटी साइकिल। तो बस कुछ नहीं यहाँ पर यूज कर लेना, तो इसको मैं 1/4 ही यूज कर लेता हूँ, और वी कितना है 200, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। टी ऑन द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व कर ले, देखना ये 100/2 होगा और टी डिवाइड बाई 50 वोल्ट आ जाएगा। अब ये मैच हुआ क्या, मैच हुआ क्या, इस टर्न ऑन द आउटपुट वोल्टेज वोल्ट भी, ये भी मैच नहीं हो रहा है। कैसे मैच नहीं हो रहा भाई, मैंने कुछ, अरे 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 सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत ले लिया। टी ऑन की वैल्यू 30 थी ना, टी ऑन की वैल्यू 30 थी, और ये आपके पास 30 + 40 आ जाएगा। आई एम सॉरी, ये 30 + 10 आ जाएगा, तो ये 40 होगा, तो यहाँ पर 30। तो आपके पास जो ड्यूटी साइकिल रहेगी वो रहेगी 0.75, राइट, 0.75। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, देखो इसको हर बार ऐसे 0.75 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना ये 3/4 है, राइट, और सप्लाई वोल्टेज कितना है 200। तो आप 200 को अगर सपोज 4 से काटोगे तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर 50 जाएगा, और 50 × 3 करोगे तो सर 150 वोल्ट आ जाएगा। तो वेयर इज योर आंसर, आंसर इज इन ऑप्शन नंबर ए। इतना प्यारा सा क्वेश्चन हमारे एई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बोला है, द लोड वोल्टेज इन द डीसी चॉपर इज गिवन बाय। अब लोड वोल्टेज का ही मतलब, डीसी चॉपर में लोड वोल्टेज मतलब क्या बताओ, लोड को कौन सा वोल्टेज मिलेगा, तो आप बोलोगे सर एवरेज वोल्टेज मिलेगा, राइट, एवरेज वोल्टेज मिलेगा सर, किसका सर, किसके लिए सर, चॉपर सर्क्यूट के लिए, राइट। अब कुछ भी चीज पता नहीं रहेगी ना, तो मैंने क्या बोला था, कुछ भी अगर चीजें पता नहीं रहेगी तो हम बाय डिफॉल्ट कौन सा चॉपर ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं सर बक चॉपर, राइट ना। बक चॉपर हम कंसिडर कर लेते, तो बक चॉपर में एवरेज आउटपुट वोल्टेज, या फिर मैं बोलूंगा आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, डी इंटू सप्लाई वोल्टेज। अब डी क्या है हमारे लिए, तो ये हम बोलेंगे ना सर ये ड्यूटी साइकिल, राइट, डीसी नहीं, ये ड्यूटी साइकिल है सर, और ये सर सप्लाई वोल्टेज है, राइट। ये सर हमारे पास है ना, ये पता है ना सभी को कि सर ये ड्यूटी साइकिल है, और ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, कौन सा सप्लाई वोल्टेज सर, ये डीसी सप्लाई वोल्टेज है, राइट, डीसी सप्लाई वोल्टेज। तो अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है भाई आंसर, तो आप बोलोगे सर ड्यूटी साइकिल इनटू डीसी सप्लाई वोल्टेज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो आज आज के सेशन के पूरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी सेशन सॉरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा जम्बलिंग हुआ है, बट ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत पढ़ा है, बस उस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी, तो इससे वो सब चीजें समझ में आ रही है। तो उसका आंसर ऑप्शन बी है 1 एम्पियर, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ आप समझ सकते हो, और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट। और सेशन के पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, ओके। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा, हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंड टेक केयर एंड बाय एवरीवन, ओके।